हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का BSL स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे पहले हमने केमिस्ट्री के 2 लेक्चर देख लिए हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। पहले 2 लेक्चर में हमने देखा था रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। साथ में देखा था संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और वियोजन अभिक्रिया। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको आज पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व के यौगिक से उसको हटाकर उसका स्थान ले लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखेंगे, विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा लिखना होगा तो लिखेंगे ऐसे। इसकी परिभाषा हो जाएगी, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित कर या हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में दो तत्वों का रिएक्शन होता है, यानी दो धातुओं का। कुछ धातुएं मुक्त अवस्था में, कुछ धातुएं ऐसे ही रहेंगी और कुछ धातुएं अपने सल्फेट के रूप में होगी या क्लोराइड के रूप में या फिर अपने यौगिक के रूप में होगी। तो देखेंगे, मान लीजिए हमने सोडियम और कैल्शियम की तुलना कर रहे हैं। तो सोडियम देखेंगे, ये हमारी सक्रियता श्रेणी है। ये हमारी क्या है? सक्रियता श्रेणी। इसमें सोडियम ऊपर है तो वह अपने नीचे वाली सभी तत्वों को क्या कर देगा? उसके यौगिक से हटा देगा। इसमें पोटेशियम सबसे ऊपर है, यानी पोटेशियम ज़्यादा सक्रिय होगा, उसके नीचे वाले तत्व क्या होंगे? कम सक्रिय होंगे। एल्युमिनियम और जिंक की बात करेंगे तो एल्युमिनियम ऊपर है तो वह ज़्यादा सक्रिय होगा, जिंक क्या होगा? कम सक्रिय होगा। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के बारे में बात करेंगे तो कैल्शियम क्या है? देखेंगे यहाँ पर, कैल्शियम हमारा ऊपर है, ये दोनों क्या है? नीचे। तो कैल्शियम क्या करेगा? इनके यौगिकों को, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के यौगिकों को उनसे हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। उसी तरह सोडियम के बारे में बात करेंगे तो सोडियम भी कैल्शियम से ज़्यादा सक्रिय है, मैग्नीशियम से भी और एल्युमिनियम से भी। क्यों? क्योंकि सक्रियता श्रेणी में सोडियम का स्थान क्या है? सबसे ऊपर है। तो देखेंगे उदाहरण में, जैसे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरी होती है द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में देखेंगे। जैसे हमारी पहली हो जाएगी एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसका पहले देखेंगे, पहले एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझेंगे, फिर इसके बाद इसकी परिभाषा लिखेंगे अगर लिखना होगा तो। देखेंगे एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया में
मान लेते हैं हमने एक तत्व लिया सोडियम, साथ में उसकी क्रिया करा रहे हैं हम कैल्शियम सल्फेट से, CaSO4 से। अब ध्यान देंगे यहाँ पर देखिए, सोडियम और कैल्शियम दो धातुएं यहाँ पर हैं। अब इनमें से सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन होगा? तो जिसका स्थान सक्रियता श्रेणी में, सोडियम और कैल्शियम में जिसका स्थान सक्रियता श्रेणी में ऊपर होगा वो क्या होगा? सक्रिय होगा। तो देखेंगे सोडियम का स्थान क्या है? सक्रियता श्रेणी में कैल्शियम से ऊपर है, तो ये क्या है? अधिक क्रियाशील है। ये क्या है? कम क्रियाशील। तो सोडियम क्या करेगा? इसको यहाँ से क्या करेगा? हटा देगा। इसको यहाँ से हटाकर स्वयं इसका स्थान ग्रहण कर लेगा, यानी सोडियम ने कैल्शियम को हटा दिया। तो यहाँ पर बन गया हमारा Na2SO4। साथ में बचा क्या? अकेला कैल्शियम, यानी कैल्शियम अकेला बच जाएगा। यहाँ पर देखेंगे इस समीकरण में सोडियम ज़्यादा सक्रिय है, कैल्शियम क्या है? कम सक्रिय। तो सोडियम क्या करेगा? कैल्शियम को उसके यौगिक से क्या करेगा? प्रतिस्थापित करके स्वयं उसका स्थान क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। यानी इसे क्या कहेंगे? एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या हो जाएगी? देखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व यानी सोडियम अपने से कम क्रियाशील तत्व को यानी कैल्शियम को उसके यौगिक से यानी कैल्शियम सल्फेट के यौगिक से प्रतिस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, यानी उसको हटाकर यहाँ पर आ जाएगा। तो उसे क्या कहेंगे हम? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ये हमारी हो जाएगी एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर लिखना होगा यहाँ पर इसकी परिभाषा तो ध्यान से देखेंगे कैसे लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सोडियम कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम से ज़्यादा अधिक सक्रिय है, इसलिए सोडियम कैल्शियम सल्फेट से कैल्शियम को हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और सोडियम सल्फेट बनाता है। यानी हमारी ये क्या हो जाएगी? एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा हो जाएगी। अब आगे देखेंगे द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा हमारा होता है द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? दो यौगिक होंगे, उसमें कुछ धातुएं होंगी, एक अलग धातु होगी, दूसरी अलग धातु होगी। वो दोनों क्या करेंगे? अपना स्थान दोनों परस्पर बदल कर नए यौगिक का निर्माण करते हैं। इसे क्या कहते हैं? द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखेंगे समीकरण की सहायता से उदाहरण की तरह। ऐसे देखेंगे, जैसे यहाँ पर हमने मान लिया सोडियम क्लोराइड, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? नमक बोलते हैं। अगला हमारा हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। यही उदाहरण देखेंगे सोडियम और कैल्शियम का। चलिए दूसरा उदाहरण ले लेते हैं मैग्नीशियम सल्फेट का, यानी यहाँ पर हम ले लेते हैं मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4। अब यहाँ पर देखेंगे द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया में देखेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पर एक धातु है हमारी सोडियम, दूसरी क्या है? मैग्नीशियम। सोडियम सक्रियता श्रेणी में ऊपर है और मैग्नीशियम क्या है? नीचे। तो सोडियम क्या करेगा? यहाँ से मैग्नीशियम को हटा देगा, यहाँ से मैग्नीशियम को ये सोडियम हटा दिया। अब मैग्नीशियम को हटा देगा तो ये वाला स्थान क्या हो जाएगा? खाली। तो यहाँ पर सोडियम आ जाएगा, यानी सोडियम ने मैग्नीशियम सल्फेट से सोडियम ने मैग्नीशियम को हटा दिया, तो बनेगा हमारा क्या? सोडियम सल्फेट, यानी Na2SO4 बनेगा। साथ में हमारा इधर क्या बचा? क्लोरीन बचा। अब इस क्लोरीन से आकर हमारा मैग्नीशियम जो है ये जुड़ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? हमारा द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा हो जाएगी वैसी अभिक्रिया जिसमें दो तत्व एक दूसरे को प्रतिस्थापित करते हैं, उसे द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसमें क्या होगा? एक तत्व क्या करेगा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया करेगा। इसमें एक तत्व क्या करेगा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाएगा।
यानी यहाँ पर ये केवल ये दर्शा रहा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होंगे, दो तत्व होंगे, दो तत्व होंगे और दोनों कौन से अभिक्रिया दर्शाएंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इनकी परिभाषा अगर लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसमें लिखेंगे सोडियम कैल्शियम सल्फेट में उपस्थित कैल्शियम से ज़्यादा सक्रिय होता है, अतः वह कैल्शियम को हटाकर सोडियम सल्फेट बना लेता है। और द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया में लिखेंगे सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट का जब दोनों का एक दूसरे से क्रिया कराते हैं तब सोडियम मैग्नीशियम सल्फेट में से मैग्नीशियम को हटाकर सोडियम सल्फेट का निर्माण करता है, और कैल्शियम मैग्नीशियम से क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण करता है। ठीक है, इसको अगर संतुलित करना होगा तो ऐसे कर लेंगे। यहाँ पर देखिए दो सोडियम हमारे हैं, दो सोडियम यहाँ पर लगा दिए, कैल्शियम हमारा कितना है, एक, सल्फेट कितना है, एक, यानी ये समीकरण हमारा क्या हो गया, संतुलित। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दो सोडियम है तो यहाँ पर हमने लगा दिया दो, क्लोरीन कितना हो जाएंगे यहाँ पर दो, तो यहाँ पर भी क्लोरीन दो हो गया, सोडियम दो है, सोडियम भी दो हो गया, मैग्नीशियम यहाँ पर क्या है, एक है, सल्फेट भी क्या है, एक, यानी ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो इसका लेंगे हम लोग स्क्रीनशॉट, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। चलिए तो आगे देखने वाले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए ऊष्माक्षेपी दो शब्दों से मिलकर बना है, ऊष्मा और क्षेपी। ऊष्मा मतलब सभी लोग समझते हैं गर्मी, क्षेपित मतलब ऐसे उत्सर्जित होना, यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक इसका उल्टा हो जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन, ऊष्मा और अवशोषी, यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा सोख ली जाती है उसे क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। देखेंगे कैसे, जैसे परिभाषा अगर इसका लिखना हो तो परिभाषा पहले हम बाद में लिखेंगे, पहले देखेंगे उदाहरण। पहले देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। पहला उदाहरण हमारा हो जाएगा कोयले का दहन। जैसे देखिए खाना बनाते समय या खाना बनाते समय, चाय या दूध को उबालते समय हम भट्टी पर कोयला जलाते हैं। तो जब हम कोयला को जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, कोयला में क्या होगा, कार्बन होगा और वायुमंडल से क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन। जब इन दोनों को जलाएंगे तो ऊष्मा निकलती है, यानी ये हमारी क्या हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया हमारी हो जाएगी उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी वह अभिक्रिया जिसमें नमक बनता है उसी को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी अम्ल को और क्षार को दोनों को जब मिलाते हैं तो लवण बनता है, साथ में जिस बर्तन में मिलाएंगे उस बर्तन का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पर भी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो ये हमारी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। तो देखेंगे पहला उदाहरण हमारा हो जाएगा कोयले का दहन। कोयले का दहन देखेंगे कैसे, कोयले का दहन देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा, ये मान लीजिए हमारी क्या है, बर्तन है, इसमें क्या है, दूध है ना, ये हमारी हो जाएगी क्या, भट्टी, ये हमारी हो जाएगी क्या, भट्टी। और यहाँ पर हमने क्या रख लिया है, कोयला, क्या रख देंगे यहाँ पर, कोयला, ये हमारा क्या हो गया, कोयला। जब कोयला को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब कोयला को ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगी, हमें यहाँ से हमको क्या मिलेगी, ऊष्मा, क्या मिलेगी, ऊष्मा। यहाँ पर ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न होती है, ऊष्मा क्या होगी, उत्सर्जित होगी। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। साथ में हम ये भी जानते हैं कि जब किसी ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ईंधन में हमारा कार्बन होता है, वायुमंडल में क्या होता है, ऑक्सीजन। जब इनको जलाएंगे तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी यहाँ पर क्या निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। तो इसका उदाहरण लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, जैसे देखेंगे, कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और ये हमारी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। देखेंगे यहाँ पर फिर जैसे ही यहाँ पर हमने क्या रखा, मान लीजिए यहाँ पर रख देते हैं मिल्क, तो ये क्या हो जाएगा, मिल्क हमारा गर्म होने लगेगा, है ना, ऊष्मा निकलेगी, कोयला को जलाएंगे तो ऊष्मा उत्सर्जित होगी, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी, और दूध हमारा गर्म होने लगता है, यानी इससे भी प्रूफ हो जाता है कि यहाँ पर क्या निकली, ऊष्मा। तो इसका अभिक्रिया देखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ऐसे यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा कोयला, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। जब इन दोनों को क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में क्या निकलेगी, ऊष्मा, साथ में क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी, साथ में ऊष्मा निकलेगी, यानी ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। दूसरी अभिक्रिया हम देखेंगे यहाँ पर, दूसरी अभिक्रिया हो जाएगी उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या करते हैं, यहाँ पर हम लेंगे एक अम्ल लेंगे, और दूसरा क्या लेते हैं, क्षार को ही ले लेते हैं। जब अम्ल और क्षार दोनों को मिलाते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, लवण बनता है, लवण बनेगा, साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा, और साथ में क्या बनेगी, हमारी ऊष्मा, साथ में बनेगी ऊष्मा, यानी ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये ऊष्मा क्या होगी, ऊष्मा मुक्त होगी, तो यानी हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। अगर इनका उदाहरण देखना होगा तो देखेंगे यहाँ पर ऐसे, अम्ल में मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पर, अम्ल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साथ में क्षार में ले लेंगे NaOH। जब इनकी क्रिया कराएंगे तो इसका हाइड्रोजन और इसका OH दोनों मिलकर क्या बना देंगे, जल बना देंगे, और साथ में ये सोडियम ये क्लोरीन दोनों मिलकर क्या बना देंगे, नमक बना देंगे। साथ में क्या निकल जाएगी हमारी, साथ में निकल जाएगा ऊष्मा, यानी ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। पहला उदाहरण जगह कोयले का दहन, कोयला यानी कार्बन और ऑक्सीजन, जब इन दोनों को जलाएंगे तो क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, साथ में क्या निकलेगी, ऊष्मा, यानी ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चित्र के माध्यम से देखिएगा, यहाँ पर भट्टी में कोयला रखते हैं और इनको जलाते हैं तो कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, साथ में क्या निकलेगी, ऊष्मा। ये ऊष्मा क्या कर देगी, मिल्क को क्या कर देगी, उबाल देगी, ठीक है। तो यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में लिखेंगे, इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलती है। ठीक इसका उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर इसमें क्या लिखेंगे, इस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है। उदाहरण में देख लेंगे, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या होती है, ऊष्मा अवशोषित होने लगती है। देखेंगे कैसे, यहाँ पर हमने ले लिया नाइट्रोजन गैस यानी N2, साथ में क्या ले लेंगे, O2। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, यानी क्या बनेगा, NO। साथ में इसमें ऊष्मा क्या होगी, ले ली जाएगी, यानी इसमें वायुमंडल से ऊष्मा क्या हो जाएगी, अवशोषित हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस। कितनी ऊष्मा अवशोषित हो जाएगी,
4000 कैलोरी। 4000 कैलोरी ऊष्मा क्या हो जाएगी, अवशोषित हो जाएगी। अगर इसको समझना होगा तो देखिए ऐसे समझेंगे। मान लीजिए हमारा एक क्या हो गया, बर्तन, इसमें हमने क्या रख दिया, इसमें हमने नाइट्रोजन गैस यहाँ पर रख दिए। दूसरा बर्तन लेंगे ऐसे, यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या डाला, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन डाले, ठीक है। अब देखेंगे ये बर्तन हमारा ए हो गया, इसमें क्या है, ऑक्सीजन। ये बर्तन हमारा क्या हो गया, बी, इसमें क्या है, नाइट्रोजन। अब देखो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिलाने से पहले इस बर्तन का अगर टेम्परेचर देखेंगे, मान लीजिए इसका टेम्परेचर क्या है, 50 डिग्री सेल्सियस। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो इसमें से मान लीजिए ऊष्मा अवशोषित हुई वायुमंडल से, तो ये बर्तन हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस तक ऊष्मा क्या हुई, इसने सोख लिया। तो इस बर्तन का टेम्परेचर 50 डिग्री पहले था, जैसे ही इसमें ऑक्सीजन को मिलाएं इसका टेम्परेचर 40 डिग्री घट गया, यानी इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस। यानी वायुमंडल से क्या हो गई, ऊष्मा अवशोषित हो गई। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल करिएगा। साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर करिएगा। धन्यवाद।